हेलो दोस्तों, आपका इस सैयद सर्वोदय में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो है 14 मार्च 2023 है। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा जो उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। है। और जो भी तक अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए अगर आगे की बात करें तो आज भी बहुत सारे अच्छे 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 न्यूज़ हैं जो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। जो आगामी अगर आप 68 बीपीएससी देंगे या मान लीजिए 69 बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाली है, इसकी हमारी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रही है। कृपया जो भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं जी ये। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज़ है ये हमारा पीटी का न्यूज़ होगा। इसको आप कर सकते हैं कि नाटू नाटू पर नाचा ऑस्कर, द एलिफेंट विपर्स ने रचा इतिहास। ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर सिनेमा की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार, मतलब सिनेमा की दुनिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर हो जाता है, ऑस्कर को बोला जाता है। ऑस्कर को थामने के लिए बढ़ते भारतीय कदमों को धमक सुनने का बहुप्रतीक्षित सपना भी साकार हो गया है। अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ है। अगर बात करें तो 95वें एकेडमी अवार्ड्स ने पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर RRR ट्रिपल आर के नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और तमिल में बनी द एलिफेंट हुई स्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा के साथ साथ नॉन फीचर सेगमेंट के बढ़ते दायरे का परिणाम है। राजमौली के निर्देशन में बनी ट्रिपल आर के नाटू नाटू को चंद्रबोस ने लिखा और MM कीरावानी ने संगीतबद्ध किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। यह जीत भारत के कई मायनों में खास। इसके पहले ऑस्कर के मंच पर भारतीयों को पुरस्कार तो मिला है लेकिन वे फिल्में या डॉक्यूमेंट्री भारतीय नहीं थी। 2009 में ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर के गाने जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत और गीत का ऑस्कर AR रहमान और गुलजार को मिला था। उसी साल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में इस्माइल पिंकी को भी ऑस्कर मिला था जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जिला की बच्ची पिंकी पर केंद्रित थी। समलैंगिक विवाह की मान्यता पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। तो इस पे ये कहा गया है कि समलैंगिक जो विवाह है उसको मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश जो है हमारे DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पीठ ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए संविधान पीठ को सौंप दिया गया। मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसकी अगर बात करें तो केंद्र सरकार के उस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले का फैसला पूरे समाज पर असर डालेगा, इसलिए कि कोर्ट किसी भी पक्ष की बहस में कटौती ना करे, सभी को दलीलें रखने का मौका दिया जाएगा। अमेरिका में एक और बैंक, कल भी इस पर एक डिस्कस हुआ था एक टॉपिक, तो अमेरिका में एक और बैंक जो है वो दिवालिया हो गया। देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। एक सप्ताह के अंदर अमेरिका में यह दूसरा बैंक है जिसका परिचालन नियामकों को बंद करना पड़ा है। अमेरिका के जो वित्त मंत्रालय हैं और अन्य बैंक विनियामकों को संयुक्त बयान में कहा है जमाकर्ताओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में यह तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जो दिवालिया हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन DFRC ने बैंक में रिसीवर नियुक्त कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिसीवर बैंक की परिसंपत्तियां बेचकर ग्राहकों की जमा राशि को लौटाने का विकल्प खोजेगा। इसके लिए बात करें आगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने का दिया है आदेश। मतलब इलाहाबाद कोर्ट जो है कोर्ट परिसर में स्थित मस्जिद को हटाना तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट को आदेश पर मुहर लगा दिया है कि हाई कोर्ट के परिसर में से 3 महीने में मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को मस्जिद हटाने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। साथ ही किसी वैकल्पिक जगह के बारे में राज्य सरकार को ज्ञापन देने की छूट दी है और राज्य सरकार ज्ञापन पर कानून के मुताबिक विचार करेगी। अब है ये जम्मू कश्मीर के बारे में। कहा जा रहा है कि दुनिया मानने लगी जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। मतलब दुनिया
यह समझने में लगी है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे जुड़ा कोई भी मामला भारत का आंतरिक मामला होगा। यह बात विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है। भारत वर्ष 2022-23 की इस वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों इस वर्ष के दौरान घटित हो रहे हैं और वैश्विक घटनाक्रम और इससे भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान भारत के रिश्तों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। भारत ने दोहराया है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ शांति और सद्भाव का रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन यह भी कहा है कि पाकिस्तान घरेलू और राजनीतिक असफलता से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के विरुद्ध आक्रामक और काल्पनिक दुष्प्रचार चलाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनका देश वैश्विक जगत को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात मनवाने में असफल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ भी एक ही और टॉपिक है कि आतंकवाद के विरुद्ध ठोस और निर्णायक कार्रवाई करे पाकिस्तान। ये रिपोर्ट कह रहा है कि पाकिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश को कहा है कि वो आतंकवाद के विरुद्ध ठोस और निर्णायक कार्रवाई करे। आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली मदद का मुद्दा भी भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। भारत ने यह भी उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान वर्ष 2004 में किए गए समझौते का पालन करेगा। वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा। पाकिस्तान की तरफ से भारत से सटी नियंत्रण रेखा LOC पर गैर कानूनी तरीके से मादक द्रव्यों को भेजने और आतंकियों की घुसपैठ कराने का काम भी अभी हो रहा है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में पाकिस्तान की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों ने भी पाकिस्तान से कि वो अपनी ज़मीन से स्नायित होने वाले आतंकी समूहों को पला देना व का समर्थन देना बंद करें और इन्हें वे आतंकी समूह में इनमें वे आतंकी समूह शामिल हैं जो भारत में हमले करते हैं। इन देशों से ने पाकिस्तान से भारत के साथ मुद्दों को द्विपक्षीय व शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान भी किया है। चलिए आगे चले नेक्स्ट टॉपिक में। तो 2024 से 25 में 1.75 लाख करोड़ की रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया। मतलब सरकार ने सोमवार को कहा कि 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा राज्य मंत्री जो है अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2021-22 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 86,078 करोड़ रुपये था। इनके द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य वर्ष 2021 में 88,631 करोड़ और 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपये था। उत्पादन मूल्य 18-19 में 50,449 करोड़ और 17-18 में 50,951 करोड़। उन्हें यह भी बताया कि रक्षा निर्यात का मूल्य वर्ष 21-22 में 12,815 करोड़ रुपये था। चालू वित्तीय वर्ष में इस माह की 6 तारीख तक यह आंकड़ा 72,398 करोड़ पार कर चुका है। एक अन्य भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण दीर्घकालिक एकीकृत योजना पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। भट्ट ने कहा है कि वित्त वर्ष 22-23 में पूंजीकरण अधिग्रहण के लिए 1,24,408,1,24,408.66 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 23-24 के लिए 1,32,727 करोड़ रुपये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा DRDO ने स्वदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 3 वर्षों में 23,722 करोड़ रुपये की लागत से 50 मिशन मोड और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात। संसदीय समिति ने योजनाओं के लक्ष्य को हासिल नहीं करने पर जताई निराशा। मतलब संसद के अस्थायी समिति ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी श्रम मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं होने पर निराश जताई है। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर गठित समिति ने रिपोर्ट में वो कहा कि वो इस बात से चिंतित है कि प्रमुख योजनाओं के मामले में मंत्रालय ने 22-23 के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो हासिल नहीं कर सका। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के तहत पंजीकरण का लक्ष्य 1 करोड़ तय किया गया था, लेकिन 13 फरवरी तक लाभार्थियों की संख्या केवल 2,63,271 थी। इसी तरह सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और अपना रोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है। योजना के तहत 22-23 में 25 लाख लोगों को पंजीकरण किया जाना था, लेकिन यह केवल 4,979 हो रहा है। असंगठित श्रमिकों के डाटाबेस मामले में 5 करोड़ श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7 फरवरी तक केवल 1.52 करोड़
श्रमिकों का पंजीकरण हो पाया है। आगे चलेंगे। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा ने चलाई वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब एशिया की जो सबसे पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने सोमवार को सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर एक और उपलब्धि हासिल किया। इसके लिए उन्होंने 1 महीने तक परीक्षण लिया था। इस प्रक्रिया में सिग्नल का पालन करना, नए उपकरणों के साथ हाथ आजमाना, नया चालक दल के सदस्यों के साथ समन्वय, सभी मापदंडों का पालन करना ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। चीन के साथ भारत के साथ संबंध जटिल। मतलब रिपोर्ट में चीन के साथ संबंधों को जटिल जताते हुए कहा है कि अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर नियंत्रण एक तरफा रूप से पूर्व स्थिति बदलने के चीन के प्रयास से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव काफ़ी बिगड़ा है और रिश्तों के विकास पर भी असर पड़ा है। चीन के इन प्रयासों का भारतीय सेना ने उचित जवाब दिया। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी ने अपनी चीनी समकक्ष को बता दिया है कि सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमा पर शांति और सद्भाव को बहाल करना अनिवार्य है। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लंबित सीमा मुद्दों को पूर्ण समाधान और सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं सद्भाव बनाए रखना जरूरी है। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में LAC से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समाधान पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में जल्द गतिरोध वाले सभी स्थानों से सेनाओं की पूर्ण वापसी एवं शांति व सद्भाव बहाल करने के लिए चीन के साथ समझौता किया गया। आगे बात करेंगे कि वैश्विक जो आर्थिकी है उसमें AI की चुनौतियों पर G20 में सहमति बनाने पर जोर। मतलब वैश्विक जो आर्थिकी है उसमें कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते महत्व। देखिए इसका परसों भी आर्टिकल आया था AI के ऊपर को देखते हुए दुनिया के सभी देशों की प्रमुख ऑडिटिंग एजेंसियों को अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए और इनके बीच बेहतर सामंजस्य बनाया जाना चाहिए ताकि AI के नकारात्मक असर से निपटने की रणनीति तैयार की जा सके। यह बात भारत के नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने G20 देशों के सर्वोच्च ऑडिट संस्थान SAI-20 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ब्लू इकोनॉमी को भी एक उभरता हुआ क्षेत्र बताया है जिसका महत्व सभी देशों की इकोनॉमी और आम जनता के जीवन में काफ़ी बढ़ने वाला है। SAI-20 की 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि समुद्री स्रोतों को उस तरह से दोहन नहीं हो जिस तरह का दोहन भूमि से जुड़े स्रोतों का हुआ है। हमारी रिपोर्ट में इस बात पर फोकस होना चाहिए कि समुद्री तटों का गैर योजनागत दोहन करने और अनियंत्रित विकास से कितना नुकसान होता है। नए युग में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। मतलब अभी जो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध चल रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल आया हर्ष पंत का। बहुत ही अच्छे आर्टिकल ये लिखते हैं। कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जो अपनी विदेश नीति को बड़ी तत्परता के साथ नए सिरे से गढ़ने में लगा हुआ है। एंथनी अल्बनीज़ की सरकार चीन के साथ रिश्तों में नई नरमी लाने की दिशा में काम कर रही है। साथ कैनबरा के संबंध के हाल के वर्षों में काफ़ी बिगड़े हैं। चीन की आक्रामक व्यापार नीति और उस पर ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त पलटवार ने संबंधों में करवाहट घोल दिया, जिसे दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य मंत्री ने गत माह अपने चीनी समकक्ष के साथ वर्चुअल वार्ता भी किया था। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही चीन के साथ संबंधों को समान बनाने के संकेत दिए हैं, लेकिन अपनी विदेश नीति के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके हित में ही सर्वोपरि होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ की गत सप्ताह भारत और इस सप्ताह अमेरिकी यात्रा को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। क्वाड के सदस्य देशों के साथ कैनबरा की बढ़ती साझेदारी को चीन की सहायता से नहीं ले पाएगा। उल्लेखनीय है कि अल्बनीज़ को अमेरिका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी की आपूर्ति पर अंतिम मुहर लग सकती है। इस सौदे की राह के लिए 2021 में आकस समझौते में से खुली थी। ऑस्ट्रेलिया US वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी खरीद रहा है। इसके 3 से 5 ऐसी पनडुब्बी खरीदने की योजना है। आकस के साथियों और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एडिलेड में उसकी साझा डिजाइन की भी तैयारी है। कैनबरा को परमाणु पनडुब्बी क्षमताएं बहुत तेजी से मिलने जा रही। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थायित्व आएगा और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और रूस के साथ के बाद पनडुब्बी
परमाणु पनडुब्बी की क्षमताओं से लैस 7वां देश बन जाएगा। हालांकि यह मामला परमाणु पनडुब्बियों से यहीं बढ़कर 3 पारंपरिक सामरिक साझेदारों के बीच मजबूत रिश्तों का है, जिन्हें अपने समक्ष उत्पन्न हो रही चुनौतियों का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए खुफिया और हाईटेक सहयोग का तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ हलकों में आरंभिक हिचक के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक बिरादरी इस अहम साझेदारी के लिए आगे आई है। यही बात भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में कही भी जा सकती है, जिसके लिए दलगत भावना से परे जोरदार भावनाएं उभार ले रही है। जबकि कई वर्षों से यह साझेदारी अपेक्षित रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, गत सप्ताह अल्बनीज के दौरे में यह अनुभूति हुआ कि अंततः दोनों देशों को अपने संबंधों की वास्तविक संभावनाओं को आभास हुआ है। भारत में अल्बनीज ने केवल व्यापार, सुरक्षा, सामरिक और शैक्षणिक विषयों पर चर्चा किया है, बल्कि होली खेलने के साथ क्रिकेट का भी लुत्फ उठाया, जो दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने व्यापक और गहरे हो गए हैं। देखिए, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन दिनों जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, हमारा प्रकाशित 2 रिपोर्ट को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा है। जो जहां संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति है और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट में भारत को उद्योग, कारोबार और निवेश के मद्देनजर विश्व का आकर्षक स्थल बताया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बीच भारत मजबूत आर्थिक प्रदर्शन दुनिया में इसकी अहमियत को बढ़ा रहा है। और देखें कि कुल भारत 2023 में कुल वैश्विक विकास में भारत 15% से भी अधिक का योगदान देगा, जहां चालू वित्त वर्ष 22-23 में भारत का विकास दर दुनिया में सबसे अधिक करीब 6.8% होगी। वहीं आगामी वित्त वर्ष 23-24 में भी भारत की विकास दर 6.1% के साथ फिर दुनिया में सर्वोच्च होगा। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। IMF के अनुसार अगर बात करें तो इस वित्त वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था के में करीब 3.3% की वृद्धि का अनुमान है। आगामी वित्त वर्ष में उसकी वृद्धि दर 4.4% बढ़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से होड़ लेने में इसलिए भी सफल दिखाई दे रही है क्योंकि जहां कई वैश्विक कारक भारत के हित में है, तो वहीं चीन के सामने कई आर्थिक मुश्किलें हैं। इस समय चीन में युवा कामगारों का अभाव है। आज उसकी अचल संपत्ति गिरावट के दौर में वहाँ विनिर्माण और वित्त की समस्या है। चीन के प्रति वैश्विक नकारात्मकता और अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों में कड़वाहट का भी उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। जैसे जैसे भारत बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी आर्थिकी को भी मजबूती मिल रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि इस समय दुनिया में रेखांकित हो रहा है कि भारत जो है बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की डगर पर तेजी से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रहा है। आंतरिक बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में बौद्धिक संपदा आधारित नवाचार के मामले में भारत को दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर चिन्हित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। इसी स्थिति में भारत IP प्रेरित नवाचारों की मदद से अपनी आर्थिकी का कायाकल्प करने की मंशा रखने वाली तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी देश बन सकता है। इसी तरह अगर बात करें दूसरा इंडेक्स की, अगर बात करें भारत का, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत शोध एवं नवाचार के डगर पर छलांग लगाते हुए 40वें स्थान पर पहुंच गया था। जबकि अगर बात करें 2021 की बात करें तो इसमें भारत 46वें प्रदान पर था। और 2015 में 6 साल पीछे जाएंगे तो 2015 में जो है ग्लोबल इंडेक्स में भारत 81वें स्थान पर था। 15 से 22 में कंडीशन देखा जाए तो 40वें स्थान पर हो गया है भारत अभी। बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार के आधार पर भारत जो है निवेश हासिल करने के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में बने शोध एवं विकास स्टार्टअप माहौल के चलते ख्याति प्राप्त वैश्विक कंपनियां अपने कदम से आगे बढ़ रही है। पिछले 8 वर्षों में 160 से अधिक देशों की कंपनियों ने भारत में अर्थव्यवस्था के 61 क्षेत्रों में निवेश किया है। आगे बात करें, वर्ष 21-22 में उत्पाद एवं सेवा निर्यात का जो मूल्य भारत करीब $676 था, वह चालू वित्त वर्ष 22-23 में बढ़कर $750 हो सकता है। आज भारत जो है बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट आ गया है। आज भारत सबसे तेज डिजिटलीकरण वाला देश है। मतलब आज का जो भारत हमारा है, भारत 23 में सबसे तेज डिजिटलीकरण वाला देश है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले 2 वर्ष में केंद्र सरकार ने PLI स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित सूचित किया। इसके परिणाम आने लगे हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन से आयात की जाने वाली दवाइयां, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प में बनाने में भी सफल हुए हैं। यह भारत की बढ़ती हुई वैश्विक आर्थिक
सफलता है कि रिजर्व बैंक ने गत वर्ष डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी व्यापार का लेन देन रुपये के में करने का प्रस्ताव भी दिया है। मॉरिशस और श्रीलंका, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पोर्टली पीटी का भी क्वेश्चन होगा कि कौन कौन। मॉरिशस और श्रीलंका द्वारा भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार, मतलब मॉरिशस और जो श्रीलंका है, दो देशों द्वारा हमारा व्यापार जो है भारतीय रुपये में शुरू करने के बाद अब 35 से अधिक देशों ने रुपये में व्यापार करने की रुचि दिखाई। इससे भारत को कई मोर्चों पर लाभ मिलेगा। यद्यपि अगर हम बात करें तो भारत जो है सबसे आकर्षक अर्थव्यवस्था वाले देशों में उभर कर आ रहा है, लेकिन अभी वैश्विक सुस्ती के कारण निर्यात बढ़ाने और व्यापार घटाने की चुनौती को कम करने के लिए कुछ रणनीतिक कदम उठाए जाने की जरूरत बनी हुई है। इसके लिए हमें नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना को तेजी से आगे बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को निर्यात प्रधान अर्थव्यवस्था बनाना होगा। दुनिया के विभिन्न देशों के साथ शीघ्रतापूर्वक मुक्त व्यापार समझौते FTA को आकार देना होगा। और क्या करना होगा, तो शोध एवं नवाचार पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक व्यय बढ़ाना होगा। और चीन+1 की जरूरत के मद्देनजर भारत दुनिया का नया आपूर्ति केंद्र और मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। और क्या है, तो अधिक निर्यात, अधिक विदेशी निवेश और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकेगा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए आगे का हमारा आर्टिकल जो है, HSBC की ने सिलिकॉन बैंक की ब्रिटिश इकाई का एक और पाउंड में किया अधिग्रहण। मतलब HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक SVB के ब्रिटेन स्थित सब्सिडियरी का एक पाउंड को अधिग्रहण कर लिया। इस सौदे में ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय की ओर और बैंक ऑफ इंग्लैंड में मदद किया। HSBC के इस कदम से SVB के UK 3000 से अधिक ग्राहकों के लगभग 6.87 अरब पाउंड, मतलब 8.1 अरब डॉलर की जमा राशि सुरक्षित हो चुकी है। भारतीय बैंक ने कहा है कि SVB से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक SVB के दिवालिया होने से भारत स्थित SVB कोऑपरेटिव बैंक को दिक्कतें बढ़ गई है। इसकी प्रमुख वजह दोनों बैंकों का मिलता जुलता नाम है। भारतीय बैंक ने एक बयान जारी कर टेक्स्ट मैसेज भेजकर स्पष्ट किया है कि अमेरिकी बैंक के दिवालिया होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे अगर बात करें तो 98% सदस्यों ने खाते में जमा हुआ EPF का ब्याज, मतलब कर्मचारी भविष्य निधि जो है EPF से जुड़ी करीब 98% अंशदाता कंपनियों के सदस्यों के खाते में वित्त वर्ष 21-22 का ब्याज 6 मार्च तक जमा कर दिया है। ठीक है, आगे बात करें तो हमारा ये आर्टिकल है, भारत हथियारों का सबसे ज़्यादा आयातक होगा। मतलब रिपोर्ट ये आया है कि भारत अभी भी जो है दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ। हालांकि वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अगर बात करें तो भारत द्वारा हथियारों के आयात में 11% की कमी आई है। थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI जो है ये जारी करता है। कुछ सोमवार को जारी रिपोर्ट में ये सामने आया है कि रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें भारत द्वारा हथियारों के आयात में गिरावट का कारण जटिल खरीद प्रक्रिया और हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता का प्रयास और आयतों की जगह स्थानीय डिजाइन को अपनाने का प्रयास है। SIPRI का कहना है कि 2018 से 22 के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े आयातक देश भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन थे, जबकि 5 सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी रहा था। 2018 से 22 के दौरान पाकिस्तान द्वारा हथियारों का 8वां सबसे बड़ा आयातक दे रहा था। इस दौरान उसके आयातक में 14% की वृद्धि हुई है। चीन उसकी मुख्य आपूर्ति करता है। 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच फ्रांस के हथियारों के निर्यात में भी 40% की वृद्धि हुआ है। इसमें से अधिकतर निर्यात एशिया और ओशिनिया देशों को किया गया है। आगे अगर बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गया है, जबकि रूस की हिस्सेदारी अगर बात करें 22% से घटकर 16% हो गया है। वर्ष 18 से 22 के दौरान शीर्ष 10 निर्यातकों में पश्चिम एशिया में सऊदी अरब, कतर और मिस्र शामिल है। इस दौरान अगर देखें तो सऊदी अरब ने कुल वैश्विक आयात में 9.6% हथियार हासिल किया है, जबकि वर्ष 2013, 17 और 18, 22 के बीच कतर के हथियारों के आयात में 311% की वृद्धि हुई है। आगे अगर बात करें तो ये हमारा ये आपका ये पीटी का भी टॉपिक है, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहिए। ऑस्कर जीतने वाले कौन कौन से भारतीय इससे पहले हो चुके हैं उसके बारे में आप नोट कर सकते हैं चाहिए। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अगर अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी कर देते हैं। कृपया आप लोग से गुजारिश रहेगा कि आप लोग का कि मेहनत जो हम लोग का लगता है, समय लगता है, हम लोग टाइम लगता है, इसका एक मेहनताना के रूप में आप हमें बस सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ही बेहतर होगा ये चीज़ें। तो इसके यहीं तक हम लोग का आज का सेशन रहेगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें।